Hello guys, so today we are going to discuss our new chapter for class 9 students, and this chapter is also at number 9, means force and laws of motion. In this chapter we have to learn about force, its effects of force, and the balanced and unbalanced forces, as well as first law of motion, second law of motion, third law of motion, etc. and their various examples in our life. Okay, so guys, let's start our today's topic with the definition of force. आप जानते हैं कि फोर्स हम सभी प्रकार से, कई प्रकार से हर ऑब्जेक्ट किसी न किसी तरीके से एक दूसरे के ऊपर लगा रहा होता है ना। अगर हम यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की बात करते हैं तो वो यही कहता है फोर्स कि इस पूरे यूनिवर्स में हर ऑब्जेक्ट एक दूसरे के ऊपर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कोई ना कोई फोर्स एग्जर्ट कर रहा होता है, ठीक है। तो और इस फोर्स का मतलब क्या है, कोई भी किसी प्रकार का कोई पुश या पुल फोर्स कहलाता है। किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर किसी भी प्रकार का लगने वाला पुल और पुश एक फोर्स कहलाता है। और फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है क्योंकि इसमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन की जरूरत पड़ती है। नाउ इफेक्ट्स ऑफ फोर्स अगर की हम बात करते हैं, और फोर्स की वैसे तो ऐसा यूनिट न्यूटन है कि इतने न्यूटन का फोर्स ये ऑब्जेक्ट इसके ऊपर लगा रहा है, लाइक दिस। सो इफेक्ट्स ऑफ फोर्स की अगर बात करें, इफेक्ट्स ऑफ फोर्स में एक्चुअली 5 तरीके के इफेक्ट्स कोई फोर्स क्रिएट कर सकता है। जैसे एक तो कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर रुका हुआ है तो फोर्स से वो ऑब्जेक्ट चलाया जा सकता है, या कोई ऑब्जेक्ट मूविंग कंडीशन में है, मूविंग स्टेट में है, तो उसको फोर्स लगाकर रोका जा सकता है। ओके, सो फोर्स कैन मेक अ स्टेशनरी बॉडी मूव। क्लियर। फर्स्ट इफेक्ट कि किसी रेस्ट की कंडीशन की कोई चीज़ है उसको हम फोर्स लगाकर मूविंग कर सकते हैं। सेकंड इफेक्ट है कि अगर वो ऑब्जेक्ट मूविंग कंडीशन में है तो उसको फोर्स लगा के हम स्टेशनरी कर सकते हैं, रोक सकते हैं, उसकी स्पीड खत्म कर सकते हैं। थर्ड इफेक्ट ये है कि फोर्स लगाने से उस ऑब्जेक्ट का, किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट का जो डायरेक्शन है वो चेंज किया जा सकता है। ओके। फोर्थ है कि उस फोर्स को लगाने से किसी मूविंग ऑब्जेक्ट की स्पीड को चेंज किया जा सकता है, उसकी स्पीड को कम और ज़्यादा कर सकते हैं फोर्स लगा के। और पांचवा इफेक्ट ये है कि फोर्स लगाने से हम किसी भी ऑब्जेक्ट का जो शेप है, जो साइज है, उसको भी हम चेंज कर सकते हैं। ओके, सो इट मीन्स अ फोर्स कैन हैव 5 टाइप्स ऑफ इफेक्ट्स। फर्स्ट, दैट इट कैन मेक अ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट मूव। सेकंड, इट कैन स्टॉप अ मूविंग ऑब्जेक्ट। थर्ड, it can change the direction of a moving object. Fourth, it can change the speed of the moving object. And fifth, it can change the shape and size of the objects. Right? अब इनके थोड़े थोड़े कॉमन से एग्जांपल्स हम देखते हैं एक एक करके। कि मान लीजिए अगर फुटबॉल कहीं ग्राउंड में रखी है, स्टेशनरी ऑब्जेक्ट है, हमने जाके किक मारी और वो चलने लगी, राइट। तो ये हुआ कि हमने एक स्टेशनरी ऑब्जेक्ट को फोर्स लगा के मूविंग कर दिया, उसको मोशन दे दिया, राइट। इसी तरीके से अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है उसको फोर्स के इफेक्ट से हम उसको रोक सकते हैं। यानी कि अगर कोई ऑब्जेक्ट मान लीजिए साइकिल है या कोई चीज़ जमीन पर लुढ़क रही है, तो उस रोलिंग कंडीशन में जो फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है ग्राउंड की तरफ से, उस फ्रिक्शन फोर्स के इफेक्ट से वो चीज़ आगे जाके कुछ समय के बाद रुक जाएगी। तो उसके ऊपर एक अपोजिंग फोर्स लग रहा है तो उसके फ्रिक्शन के इफेक्ट से वो चलती हुई चीज़ रुक जाती है, राइट। इसी तरीके से अगर एक क्रिकेटर अगर एक बॉलर बॉल कर रहा है तो जो बैट्समैन है वो अपने बैट की हेल्प से उसकी डायरेक्शन चेंज कर देता है बॉल की, ठीक है। टेनिस में, बैडमिंटन में ऐसे ही होता है। एक प्लेयर के द्वारा उस शटल को, उस बॉल को दी गई डायरेक्शन दूसरा प्लेयर चेंज कर देता है, राइट। नेक्स्ट, अगर हमें स्पीड देखना है तो मान लीजिए अगर कोई ऑब्जेक्ट मूविंग है तो फोर्स अगर हम उसी की मूविंग डायरेक्शन में ही लगा रहे हैं तो उससे उसकी स्पीड बढ़ जाएगी। अगर वो फोर्स उसके मोशन की डायरेक्शन के अपोजिट डायरेक्शन में लग जाए तो उसकी स्पीड कम हो जाती है, ठीक है। और जैसे कि अगर मान लीजिए कोई साइकिलिस्ट है और किसी तरीके से वो अगर
पैडल मारना बंद कर देता है थोड़ी देर चलाने के बाद, स्पीड देने के बाद गाड़ी को, साइकिल को, तो उसके बाद क्या होगा कि एयर के रेजिस्टेंस की वजह से और फ्रिक्शनल फोर्स की वजह से उसकी जो स्पीड है ग्रेजुअली धीरे धीरे कम होती चली जाएगी और फाइनली आगे कुछ समय के बाद वो साइकिल रुक जाएगा, वो साइकिलिस्ट रुक जाएगा। लास्ट इज, अगर हम मान लीजिए किसी टॉबिल को, किसी कपड़े को स्क्वीज करते हैं, किसी स्प्रिंग को अगर हम दबाते हैं या स्ट्रेच करते हैं तो उससे उसकी शेप और साइज में फर्क आ जाता है। ठीक है, तो ये तरीका है इन इफेक्ट्स के। और भी कई सारे एग्जाम्पल्स हो सकते हैं लाइफ में, हमारी डेली लाइफ में। नेक्स्ट बात होती है बैलेंस फोर्सेस की। बैलेंस फोर्सेस एक्चुअली वो फोर्सेस होते हैं जब किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर, एक ऑब्जेक्ट के ऊपर दो से ज़्यादा फोर्स या दो से ज़्यादा फोर्स लग रहे हों और उन सारे फोर्सेस का रिजल्टेंट फोर्स अगर जीरो है तो उस कंडीशन में वो फोर्सेस बैलेंस फोर्सेस कहलाएंगे। मीन्स इफ द रिजल्टेंट ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ पर्टिकुलर बॉडी इज जीरो देन ऑल सच फोर्सेस आर कॉल्ड एज बैलेंस फोर्सेस। बैलेंस फोर्सेस होने के कारण उस ऑब्जेक्ट की स्टेट में चेंज नहीं आता, यानी अगर वो ऑब्जेक्ट रुका हुआ है, रेस्ट पर है, तो रेस्ट में रहेगा। अगर वो ऑब्जेक्ट मूविंग स्टेट में है तो मूविंग रहता है, चलता रहता है। तो इट शोज दैट कि बैलेंस फोर्सेस एक्ट एज इफ नो फोर्स इज एक्टिंग ओवर देयर। ठीक है, बैलेंस फोर्सेस का मतलब उस तरीके के फोर्स है जिसके इफेक्ट से उस ऑब्जेक्ट के स्टेट में चेंज नहीं आएगा, या हम ये कह सकते हैं एक ऐसी कंडीशन है जब कोई फोर्स उस पर काम नहीं कर रहा हो। ठीक है, एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। मान लीजिए ये एक बॉक्स है और इस बॉक्स का जो वेट है वो वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है और ड्यू टू फोर्स ऑफ ग्रेविटी, ये जो वर्टिकल डाउनवर्ड फोर्स है इसका वेट वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट करेगा बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। इसके ऊपर ग्राउंड की तरफ से लगने वाला जो फोर्स ऑफ रिएक्शन है जो उसको उस पोजीशन में मेंटेन रख रहा है, उसके वेट के जो फोर्स है उसको अपोज कर रहा है, तो इक्वल और अपोजिट डायरेक्शन में ये फोर्स ऑफ रिएक्शन लग रहा होगा। हम इस ऑब्जेक्ट को सपोज किसी फ्रिक्शन, किसी अमाउंट ऑफ फोर्स अपनी तरफ खींच रहे हैं, तो इसके ऊपर जो फ्रिक्शनल फोर्स होगा वो इसके मोशन की डायरेक्शन का अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा होगा, वो भी इक्वल और अपोजिट होगा। तो अगर इस कंडीशन में चार फोर्सेज हैं और चारों ही आमने सामने के फोर्सेज के इफेक्ट से एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर रहे हैं, न्यूट्रलाइज कर रहे हैं, तो इस कंडीशन में ये ऑब्जेक्ट कहीं नहीं हिलेगा, ये अपनी उसी रेस्ट पोजीशन में एज बना रहेगा। ओके, तो इसका मतलब ये हुआ कि बैलेंस फोर्सेस जब दो या दो से ज़्यादा फोर्सेस इस तरीके से लग रहे हों कि जो आपस में एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल करते हैं, न्यूट्रलाइज कर रहे होते हैं, तो उस कंडीशन में हम कहते हैं कि ये फोर्सेस बैलेंस फोर्सेस हैं। और बैलेंस फोर्सेस की वजह से ऑब्जेक्ट की मूविंग स्टेट हो चाहे वो स्टेशनरी स्टेट हो उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। क्लियर? चलिए अब बात करते हैं, लेकिन बैलेंस फोर्सेस भले ही उसको ऑब्जेक्ट की स्टेट को चेंज नहीं कर पा रहे हों, लेकिन बैलेंस फोर्सेस से ऑब्जेक्ट का जो शेप और साइज है वो चेंज हो सकता है। एक एग्जांपल के तौर पे देखिए, अगर मान लीजिए फूला हुआ गुब्बारा है, एक इन्फ्लेटेड बैलून को अगर हम अपने हाथों से प्रेस करते हैं तो हम दोनों तरफ से अपने हाथों के अंदर से, अंगूठे की तरफ से और उंगलियों की तरफ से एक इक्वल अपोजिट फोर्स लगा रहे हैं। ठीक है, उसके वजह से वो ऑब्जेक्ट मूव तो नहीं कर रहा लेकिन उसकी शेप चेंज हो रही है, वो स्फेरिकल से ऑब्लोंग शेप का हो रहा है। ठीक है, तो ये एग्जांपल है कि बैलेंस फोर्सेस से उस ऑब्जेक्ट के शेप और साइज में चेंज आ सकता है, भले ही उसकी स्टेट में चेंज ना आया, चाहे वो मूव ना करे चाहे वो रुके नहीं। क्लियर? नेक्स्ट, अनबैलेंस फोर्सेस, इसका अपोजिट, यानी जब किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर दो या दो से ज़्यादा फोर्सेस इस तरीके से लगे कि जिसकी वजह से उसमें रिजल्टेंट जीरो ना आ रहा हो, यानी जितने भी फोर्सेस उस ऑब्जेक्ट के ऊपर काम कर रहे हैं एट ए टाइम, उस ऑब्जेक्ट का उन सारे फोर्सेस का रिजल्टेंट अगर जीरो नहीं है तो ऐसे फोर्सेस अनबैलेंस फोर्सेस कहलाएंगे। और अनबैलेंस फोर्सेस के इफेक्ट से उस ऑब्जेक्ट की स्टेट में चेंज आएगा। राइट? तो जो भी ग्रेटर फोर्स है उसके अकॉर्डिंग उस ऑब्जेक्ट की बॉडी की स्टेट में चेंज आएगा, चाहे वो अगर वो रेस्ट में है तो वो मूव कर सकती है, अगर वो मूविंग स्टेट में है तो वो रुक सकती है। ठीक है, और तो अनबैलेंस फोर्सेस आर एक्चुअली रेस्पॉन्सिबल टू create a change in the state of the objects, okay, whether it is stationary or it is a moving object. Now let's proceed to our next and last topic of today, that is inertia and mass.
गाइस इनर्शिया एक्चुअली एक ऐसी प्रॉपर्टी है किसी ऑब्जेक्ट की, किसी बॉडी की, कि जिसकी वजह से वो ऑब्जेक्ट अपनी स्टेट में आने वाले चेंज को अपोज करता है, इसको रेजिस्ट करता है। यानी इनर्शिया के कारण कोई भी ऑब्जेक्ट अपनी स्टेट में आने वाले चेंज को अपोज करने लगता है, रेजिस्ट करने लगता है। तो ये उसकी जो प्रॉपर्टी है उस ऑब्जेक्ट की, उस बॉडी की, ये हम इनर्शिया कहते हैं। यानी जितनी ज्यादा भारी बॉडी होगी उतना इनर्शिया ज्यादा होगा, ठीक है। यानी हम ये कह सकते हैं कि जिस ऑब्जेक्ट का जितना ज्यादा इनर्शिया होगा उसकी स्टेट में चेंज लाने के लिए हमें उतना ही ग्रेटर अमाउंट ऑफ फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक। तो जितना ज्यादा इनर्शिया उतना ज्यादा फोर्स रिक्वायर्ड टू चेंज इट्स स्टेट, राइट। और जितना ज्यादा इनर्शिया उतना ज्यादा मास, ये भी हम कह सकते हैं। यानी जो ऑब्जेक्ट जितना ज्यादा भारी होगा, द ग्रेटर इज द मास, द ग्रेटर विल बी इनर्शिया, ठीक है। तो जितना ज्यादा उस ऑब्जेक्ट का मास होगा उतना ज्यादा उसका इनर्शिया होगा। इसीलिए हम जो छोटे छोटे ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनको आसानी से जरा सा फोर्स अप्लाई करके हम उनको इधर से उधर चेंज कर सकते हैं, शिफ्ट कर सकते हैं। लेकिन जो बड़े बड़े ऑब्जेक्ट्स होते हैं, हैवी ऑब्जेक्ट्स होते हैं, उनको हिलाने के लिए, उनको इधर से उधर शिफ्ट करने के लिए, रिप्लेस करने के लिए हमें ज़्यादा फोर्स की, ज़्यादा एफर्ट्स की जरूरत पड़ती है, ओके। तो मास इज एक्चुअली द फैक्टर विच डिटरमाइंस इट्स इनर्शिया। तो एक टॉय को अगर एक टॉय कार है, आप उसको जरा सा उंगली से पुश करेंगे, वो टॉय कार काफी दूर चली जाएगी, आप जरा आपकी उंगली के जरा से पुश से। और अगर एक रियल बड़ी वाली कार है, उसको अगर आप पूरे दोनों हाथों से मिलकर ताकत भी लगाएंगे तो हो सकता है वो ज़्यादा दूर ना जा पाए, आप उसको हिला भी ना पाए। तो इट डिपेंड्स अपॉन द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट दैट व्हाट अमाउंट ऑफ इनर्शिया इट विल कंटेन, राइट। सो वी कैन से जो भारी ऑब्जेक्ट्स हैं उनका इनर्शिया ज़्यादा है, जिनका मास कम है उनका इनर्शिया कम है, राइट गाइस। So in our next video, in our next class, we will find out some more elaborations, some more examples related to these topics. These are very interesting, and Newton's first, second and third laws of motion are also to be taught ahead. Till then, take care of yourself, keep studying honestly, keep watching videos. Thank you very much. God bless you all.